हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू टू आवर चैनल। हमने लास्ट सेशंस में पॉइंटर्स टॉपिक के बेसिक्स को कवर किया। आज हमारा थर्ड पार्ट का जो सेशन है वो भी पॉइंटर पर है, पॉइंटर विद फंक्शंस पर है। इसे स्टार्ट करने से पहले आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आई होप कि आपको लास्ट लेक्चर्स क्लियर हो गए होंगे। मैं फिर भी थोड़ा सा रिव्यू करता हूँ। सबसे पहले हमारा टॉपिक, जैसे कि हम जान चुके हैं कि जब भी सी और सी प्लस प्लस का कंपाइलर डिक्लेरेशन की स्टेटमेंट्स को देखता है, वेरिएबल डिक्लेरेशन की स्टेटमेंट्स को देखता है, तो वो मेमोरी में खाली सेल्स ढूंढता है और जब खाली सेल्स मिल जाते हैं तो उन सेल्स के नाम वही रख देता है जो हमने वेरिएबलों के नाम लिए होते हैं। और इस तरह मेमोरी सेल के पास तीन चीज़ें होती हैं। एक मेमोरी सेल का नंबर होता है, और दूसरा उसके पास एक नाम होता है, और तीसरी एक वैल्यू होती है। और फिर पॉइंटर वेरिएबल को डिक्लेयर कैसे करना है ये हम सीख चुके हैं। पॉइंटर वेरिएबल के आगे हमेशा स्टार लगाना है। स्टार से कंपाइलर को पता चलता है कि ये एक पॉइंटर वेरिएबल है। और एक हमने n सिंपल वेरिएबल लिया हुआ है। जब भी कोई वेरिएबल लिया जाता है तो उसके पास एक सेल नंबर आ जाता है। n नाम के सेल में हमने 90 रखा है, क्योंकि वेरिएबल क्या है? वेरिएबल तो एक नाम है जो मेमोरी सेल को दिया होता है। और फिर हमने p इक्वल टू एम्परसेंड एन लिखा। एम्परसेंड एन हमें पता है कि एम्परसेंड साइन जो है वो हमें एन का मेमोरी सेल का नंबर बताएगा। एन का मेमोरी सेल का नंबर p में रख दिया जाएगा। सो p वेरिएबल में n वेरिएबल का एड्रेस स्टोर हो जाएगा। फंक्शंस टॉपिक हमें करना है पॉइंटर्स यूज करके, तो पॉइंटर्स के साथ साथ हमें फंक्शंस भी क्लियर करने होंगे। तो हम सबसे पहले फंक्शन लेते हैं। ये एग्जांपल हमने ली हुई है, इसमें एक लेंथी प्रोग्राम दिया है जिसमें हमने दो पार्ट्स और दो टास्क किए हुए हैं। एक 2 नंबर का सम किया जा रहा है और एक 2 नंबर की मल्टीप्लिकेशन हो रही है। तो अगर देखा जाए तो इस लॉन्ग प्रोग्राम में ये ढूंढना थोड़ा मुश्किल लगता है कि पहला पार्ट कहाँ से शुरू हो रहा है और पहला पार्ट कहाँ खत्म हो रहा है, और दूसरा पार्ट कहाँ से शुरू हो रहा है, कहाँ खत्म हो रहा है। तो एक लेंथी प्रोग्राम की हमेशा प्रॉब्लम होती है कि एक लेंथी प्रोग्राम को समझना मुश्किल होता है, और उसमें एरर ढूंढने मुश्किल होते हैं, और उसमें बहुत सारे वेरिएबल लेने हों तो वो भी मुश्किल होती है, और एक टाइम टेकिंग प्रॉब्लम है। और इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए फंक्शंस बनाए गए हैं। फंक्शन हमें एक लार्ज प्रोग्राम को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करने की फैसिलिटी देता है। तो एक लार्ज प्रोग्राम को हम डिवाइड कर सकते हैं अलग अलग पार्ट्स में। अलग अलग पार्ट्स को फंक्शंस कहा जाता है या सब रूटीन कहा जाता है। अब अलग अलग पार्ट कैसे बनाने हैं? सबसे पहले हमारे पास दो टास्क थे, एक 2 नंबर का सम और 2 नंबर की मल्टीप्लिकेशन। अब हमने एक पार्ट बनाया है 2 नंबर का सम करने के लिए। सबसे पहले तो जब भी हमें नया पार्ट बनाना है तो सबसे पहले हम वॉइड लिखेंगे, फिर जो हम पार्ट का नाम रखना चाहते हैं वो लिखेंगे। सम हमने पार्ट का नाम लिया है, फिर खाली ब्रैकेट्स लिखेंगे, और करली ब्रैकेट्स में सम की जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं वो सारी लिख देनी है। ये हमारा एक पार्ट बन चुका है। हमारे लॉन्ग प्रोग्राम में दो टास्क थे, सम करने का और मल्टीप्लिकेशन करने का। एक टास्क हमने पूरा कर लिया। अब हमें दूसरा पार्ट बनाना है। दूसरा पार्ट भी इसी तरीके से बनाना है। ये हमने दूसरा पार्ट बनाया है। जैसे हमें पता है कि जब भी पार्ट बनाना है तो सबसे पहले वॉइड लिखना है, फिर फंक्शन का नाम, जो पार्ट का नाम हम रखना चाहते हैं, और एम्प्टी ब्रैकेट्स हमें लिखनी है। राउंड ब्रैकेट स्टार्ट करके राउंड ब्रैकेट क्लोज करनी है, और फिर करली ब्रैकेट्स में हमने एरिया ऑफ रेक्टेंगल का प्रोग्राम लिख दिया, जो भी इसकी स्टेटमेंट्स हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल में भी 2 नंबर की मल्टीप्लिकेशन होती है एक तरह से। लेंथ और ब्रेड्थ हमने एंटर करवा ली। लेंथ एल में आ जाएगी, ब्रेड्थ बी में आ जाएगी, ब्रेड्थ की वैल्यू, और उसकी मल्टीप्लिकेशन हो रही है, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्रिंट हो रहा है। तो ये हमने दो पार्ट्स बना लिए हैं। और जब भी हमने इन पार्ट्स को यूज करना है तो हमें
यूज कर सकते हैं, मेन फंक्शन भी चाहिए, तो कोई भी प्रोग्राम बिना मेन के नहीं चल पाएगा, कोई भी प्रोग्राम बिना मेन फंक्शन के नहीं चल पाएगा। तो इसलिए मेन फंक्शन बनाया है हमने, क्योंकि सबसे पहले कंपाइलर मेन फंक्शन की स्टेटमेंट्स के पास आता है और स्टेटमेंट्स को वन बाय वन रीड करता है और एग्जीक्यूट करता जाता है। और मेन फंक्शन इज द फर्स्ट फंक्शन विच इज एग्जीक्यूटेड ऑलवेज फर्स्ट बाय कंपाइलर। इसलिए देखो, मेन फंक्शन भी बिल्कुल उसी तरीके से बनाया गया है जैसे हमने पार्ट्स बनाने सीखे हैं। वॉइड लिखा है, फिर मेन लिखा है, फिर खाली ब्रैकेट्स लिखी हैं। उन्होंने मेन नाम रखा है, हमने अपने फंक्शन का नाम सम रखा है, दूसरे का नाम रेक्टेंगल एरिया रखा है, तो हमने फंक्शन बनाने सीख लिए हैं। अब अगर हम अपने बनाए हुए पार्ट्स को इस्तेमाल करना चाहते हैं, जहां पे भी हम इस्तेमाल करना चाहते हैं, हमें वहां पे फंक्शन का नाम लिखना पड़ेगा और एम्प्टी ब्रैकेट्स के बाद सेमीकोलन डालना पड़ेगा। इस स्टेटमेंट को हम कॉलिंग स्टेटमेंट भी बोलते हैं। रेक्टेंगल एरिया सेमीकोलन जैसे हमने लिखा है, तो ये फंक्शन कॉलिंग स्टेटमेंट है। इससे कंपाइलर रेक्टेंगल एरिया नाम के फंक्शन के पास चला जाएगा और उसमें लिखे हुए कोडिंग को रन करेगा और रन करके वापस अगली स्टेटमेंट पे आ जाएगा। अगर हमारे प्रोग्राम में अगली स्टेटमेंट सम फंक्शन की है, इससे कंपाइलर को पता चलेगा कि सम नाम के पार्ट के पास जाना है, वो सम नाम के पार्ट के पास जाएगा और सम वाले पार्ट को पूरा करके फिर वापस आ जाएगा और अगली स्टेटमेंट को चलाएगा। अगली स्टेटमेंट हमने फिर रेक्टेंगल एरिया नाम के फंक्शन की लिखी हुई है, तो कंपाइलर फिर से रेक्टेंगल एरिया नाम के फंक्शन के पास जाएगा और उसको एग्जीक्यूट करेगा और फिर वापस आ जाएगा। इससे हमें ये सीखने को मिला कि हम एक फंक्शन को जितनी बार चाहे उतनी बार इस्तेमाल कर सकते हैं और जहां पे भी चाहे हम एक फंक्शन को वहां पे इस्तेमाल कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हमने एक फंक्शन को मेन में ही इस्तेमाल करना है, वो हम सम नाम के फंक्शन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, रेक्टेंगल एरिया के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कहने का मतलब एक फंक्शन को किसी भी फंक्शन में से कॉल किया जा सकता है। तो ये हमने फंक्शन बनाने सीखे। आई होप कि आपको फंक्शंस बनाने क्लियर हो गए होंगे। अब देखिए, इस स्लाइड पे मैंने क्या किया, पिछली स्लाइड पे क्या था, सम नाम का पार्ट बनाया हुआ था, रेक्टेंगल नाम का पार्ट बनाया था। इस स्लाइड पे मैंने क्या किया, रेक्टेंगल एरिया नाम के फंक्शन को हटा दिया है, सिर्फ सम नाम के पार्ट को रखा है और कोई डिफरेंस नहीं है पिछली स्लाइड वाले प्रोग्राम और इसमें। इसमें हमने एक ही फंक्शन को रखा है और एक फंक्शन को कॉल किया है। ये हमारी विश है कि हम कितने फंक्शंस एक प्रोग्राम में बनाना चाहते हैं। अगर हम एक फंक्शन बनाना चाहते हैं तो एक भी बना सकते हैं, अगर एक से ज्यादा फंक्शन हमने बनाने हैं तो एक से ज्यादा भी बना सकते हैं। तो जब हम ऐसा फंक्शन बनाते हैं या जैसे हमने सीखे हैं फंक्शन, ऐसे फंक्शन को हम फंक्शंस विदाउट आर्गुमेंट्स बोलते हैं, क्योंकि हमने इनकी आर्गुमेंट्स इनके राउंड ब्रैकेट्स में हमने कोई आर्गुमेंट्स नहीं लिए, कोई वैल्यूज नहीं ली, खाली छोड़ा हुआ है, इसलिए इसे फंक्शन विदाउट आर्गुमेंट कहा जाता है। फंक्शन विदाउट आर्गुमेंट्स। अब हम नेक्स्ट सीखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे कॉलिंग बाय वैल्यू भी लिखा हुआ है, एग्जांपल ऑफ कॉलिंग बाय वैल्यू या सेकंड कैटेगरी फंक्शन की भी इसे कहते हैं। तब इस फंक्शन में क्या डिफरेंस है और पहले वाले फंक्शन में क्या डिफरेंस है। पहले वाले फंक्शन के ब्रैकेट्स खाली थी, बट इस फंक्शन की ब्रैकेट्स खाली नहीं है, कॉल्ड फंक्शन की ब्रैकेट्स खाली नहीं है। कॉल्ड फंक्शन की ब्रैकेट्स खाली नहीं है, ये फंक्शन की ब्रैकेट्स खाली हैं, सम नाम के फंक्शन की ब्रैकेट्स खाली हैं कॉल्ड फंक्शन में, जबकि यहाँ पे सम नाम के फंक्शन की ब्रैकेट्स खाली नहीं है। इनमें n1 n2 दो वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हुए हैं जिनको हम
फॉर्मल आर्गुमेंट्स बोलते हैं, फॉर्मल आर्गुमेंट्स। तो हमें क्या क्लियर हुआ कि जो फंक्शन एम्प्टी ब्रैकेट्स के साथ है उसको फंक्शन विदाउट आर्गुमेंट बोलते हैं, और जो फंक्शन आर्गुमेंट्स के साथ है उसको फंक्शन विद आर्गुमेंट्स भी कहते हैं। फंक्शन विद आर्गुमेंट्स। और एक डिफरेंस क्लियर हो गया कि खाली ब्रैकेट और भरे हुए आर्गुमेंट्स के साथ ये डिफरेंस है। और इस फंक्शन में एंट्री की स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं, बट ये सेकंड कैटेगरी में एंट्री की स्टेटमेंट्स नहीं है। तो ये फंक्शन हमारा एक ऐसा फंक्शन है जो कि आर्गुमेंट्स ले रहा है और अपने टास्क को पूरा कर रहा है, कैलकुलेशन कर रहा है, प्रिंटिंग कर रहा है। ये फंक्शन कैलकुलेशन तब तक नहीं करेगा जब तक कि इस फंक्शन को दो वैल्यूज नहीं दी जाएंगी। जब तक कि इसको n1 और n2 की वैल्यू नहीं दी जाएगी तब तक ये n2 की कैलकुलेशन नहीं करेगा। इस फंक्शन को हम क्या कहते हैं? फंक्शन विद आर्गुमेंट्स। ये फंक्शन विद आर्गुमेंट्स तभी अपने काम को पूरा करेगा जब इसके पास n1 और n2 की वैल्यू। तो ये दूसरा तरीका है फंक्शन को बनाने का। अब ऐसे फंक्शन को इस्तेमाल करने के लिए हमें मेन में कॉलिंग स्टेटमेंट के साथ आर्गुमेंट्स लिखने पड़ते हैं। ये कॉलिंग स्टेटमेंट है, तो यहाँ पे हमने n1 n2 लिखा है। यहाँ पे n1 और n2 की वैल्यूज हमने मेन में एंटर करवाई हुई हैं। फर्स्ट हमने लिखा फिर फर्स्ट नंबर, पहले नंबर की वैल्यू n1 में आएगी, दूसरे वैल्यू n2 में आएगी, और जो n1 और n2 की वैल्यू है वो हमने सम फंक्शन कॉलिंग स्टेटमेंट के बीच में लिख दी है। में जो आर्गुमेंट्स लिखे जाते हैं इन्हें एक्चुअल आर्गुमेंट्स कहा जाता है। जब भी कंपाइलर इस स्टेटमेंट को रीड करता है तो कंपाइलर एक्चुअल आर्गुमेंट्स की वैल्यू को कॉल्ड फंक्शन के आर्गुमेंट्स में कॉपी कर देता है। कॉल्ड क्या करता है कि जब भी कंपाइलर कॉलिंग स्टेटमेंट के आर्गुमेंट्स को रीड करता है तो वो कॉलिंग स्टेटमेंट में एक्चुअल आर्गुमेंट्स की वैल्यू को फॉर्मल आर्गुमेंट्स में कॉपी कर देता है। इसका मतलब है कि यहाँ पे एक्चुअल आर्गुमेंट्स मेमोरी में अलग जगह पे रखे जाते हैं और फॉर्मल आर्गुमेंट्स मेमोरी में अलग जगह पे रखे जाते हैं। तो यहाँ पे इस प्रोग्राम में दो वैल्यू एंटर हो रही हैं, n1 की और n2 की। दो वैल्यू मेमोरी में अलग अलग जगह पे रखी जाएंगी। n1 की वैल्यू मेमोरी में दो जगह पे होंगी। तो हमने क्लियर की सेकंड कैटेगरी में जो फंक्शन बनता है वो फंक्शन विद आर्गुमेंट्स कहलाता है। ये फंक्शन तभी चलता है जब इसके पास दो वैल्यूज आती हैं। दो वैल्यूज नहीं, जितने आर्गुमेंट्स हमने दिए हैं उतने। जब तक उतने आर्गुमेंट्स की वैल्यू नहीं आएगी तब तक वो फंक्शन नहीं चलेगा। तो ये सम नाम का हमने जो फंक्शन बनाया है ये दो आर्गुमेंट्स ले रहा है। ये तभी अपना काम पूरा करेगा जब इसे दो वैल्यू नहीं दी जाएंगी। जब इसके पास दो वैल्यूज आ जाएंगी तो ये अपने टास्क को पूरा कर देगा। तो ये आपको क्लियर हो चुका होगा। और अब हम नेक्स्ट देखते हैं डिफरेंस। नेक्स्ट स्लाइड पे प्रोग्राम और किए हुए प्रोग्राम में क्या डिफरेंस था। अब देखा जाए तो यहाँ पे अब आपको डिफरेंस देखना है किस प्रोग्राम में और इसमें क्या डिफरेंस है। हमने n1 और n2 की जगह पे l और m लिख दिया है। रेस्ट प्रोग्राम में सेम, बाकी सारा प्रोग्राम सेम है पिछली स्लाइड पे जैसा प्रोग्राम था,
ऐसा ही प्रोग्राम यहाँ पे है, L और M वैल्यू चेंज कर दिया। तो हमने क्या सीखा कि N1 की वैल्यू हमने क्या सीखा कि फॉर्मल आर्गुमेंट्स की वैल्यू जरूरी नहीं है कि एक्चुअल आर्गुमेंट्स की तरह हो। फॉर्मल आर्गुमेंट्स की वैल्यू अलग भी हो सकती हैं। अलग आर्गुमेंट्स की वैल्यू फॉर्मल आर्गुमेंट्स में कॉपी कर दी जाती है, और अगर हम एक फॉर्मल आर्गुमेंट्स की वैल्यू को चेंज करें तो वो एक्चुअल आर्गुमेंट्स की वैल्यू, क्योंकि एक्चुअल आर्गुमेंट्स मेमोरी में अलग जगह पे रखे जाते हैं और फॉर्मल आर्गुमेंट्स मेमोरी में अलग जगह पे रखे जाते हैं, और एक्चुअल आर्गुमेंट्स के नाम फॉर्मल आर्गुमेंट्स के नाम अलग अलग भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं, बट मेमोरी में अलग अलग जगह पे होंगे, चाहे नाम सेम हो चाहे अलग अलग हो। इसी तरह अब कॉलम पे हम पॉइंटर यूज करेंगे। सेम कॉलिंग बाय वैल्यू जैसा ही प्रोग्राम है। यहाँ पे हमने आर्गुमेंट्स के साथ स्टार लगा दिए हुए हैं। क्यों? हमें पता है हम यूज करते हैं तो पॉइंटर वेरिएबल में एड्रेस रखे जाते हैं। तो यहाँ पे कॉलिंग स्टेटमेंट में हमने एड्रेस साइन यूज किए हैं। तो इसका मतलब है कि हम कॉलिंग स्टेटमेंट में फंक्शन को n1 के एड्रेस भेज रहे हैं, n2 के एड्रेस भेज, तो कॉल्ड फंक्शन के आर्गुमेंट्स टाइप के होने चाहिए। तो यहाँ पे इस प्रोग्राम में हमारे n1 का एड्रेस l में पास किया जाएगा, तो इसलिए l में एड्रेस आएगा तो l के आगे स्टार लगाया है। n2 का एड्रेस m में भेजा जाएगा, m में एड्रेस आएगा इसलिए m के आगे भी स्टार लगाया जाएगा। तो इसलिए ये एक ऐसा कॉल्ड फंक्शन है जो कि दो वैल्यूज के एड्रेसेस लेगा और एड्रेसेस से वैल्यू उठाएगा, और जब भी एड्रेसेस से वैल्यू उठानी होती है तो भी हम स्टार यूज करते हैं। कैलकुलेशन में हमें स्टार लगाना पड़ता है। तो ये कॉलिंग बाय रेफरेंस का प्रोग्राम है कि कॉलिंग बाय रेफरेंस में कॉलिंग स्टेटमेंट के जो आर्गुमेंट्स हैं वहां पे एड्रेस पास किए जाते हैं और कॉल्ड फंक्शन के आर्गुमेंट्स को स्टार के साथ डिक्लेयर किया जाता है। और यहाँ पे वैल्यूज जब हम फॉर्मल आर्गुमेंट्स में चेंज करें तो एक्चुअल आर्गुमेंट्स में भी चेंज हो जाती हैं, क्योंकि सेम एड्रेसेस होते हैं। यहाँ पे अलग अलग कॉपीज नहीं होती। यहाँ पे एक्चुअल आर्गुमेंट्स और फॉर्मल आर्गुमेंट्स एक ही लोकेशन पर एग्जिस्ट करते हैं। एक ही यहाँ पे n1 और l नहीं रखे हुए, n2 और m अलग अलग जगह पे नहीं है, एक ही जगह पे हैं। एक ही मेमोरी सेल का नाम n1 भी है और l भी है। तो कॉलिंग बाय रेफरेंस में जब भी हम चेंजेस करते हैं कॉल्ड फंक्शन में तो वो चेंजेस एक्चुअल आर्गुमेंट्स में भी रिफ्लेक्ट कर दी जाती हैं। तो ये टॉपिक पॉइंटर्स के साथ था। फंक्शंस में हमने पॉइंटर यूज किए। आई होप कि आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट होगा तो आप कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो हैव ए नाइस टाइम, एंजॉय। नेक्स्ट सेशन में हम कल मिलते हैं आपसे अगले पॉइंटर्स टॉपिक के साथ कि पॉइंटर्स को कैसे हम, और थैंक यू।